आज भारत में और पश्चिमी देशों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत को इस समय पुतिन का साथ नहीं देना चाहिए और भारत को इस समय यूक्रेन का साथ देना चाहिए, अमेरिका का साथ देना चाहिए, नेटो फोर्सेस का साथ देना चाहिए और यूरोपीय यूनियन का साथ देना चाहिए, क्योंकि आखिरकार रशिया ने एक दूसरे स्वतंत्र देश पर हमला किया है और उसे अपना गुलाम बनाने की कोशिश की है। और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को, जो कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलता है, जो कि अहिंसा के सिद्धांतों पर चलता है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चलता है, ऐसे देश को तो पुतिन का बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए। इस तरह के आक्रमण के साथ भारत खड़ा नहीं हो सकता। और अगर भारत आज खड़ा होता है ऐसे आक्रमण के साथ, तो जब भविष्य में भारत पर कोई और आक्रमण करेगा, जैसे मान लीजिए अगर चीन ने कभी भारत पर कोई आक्रमण किया या भारत के किसी हिस्से पर कब्जा कर लिया, तब ये पश्चिमी देश, ये नेटो फोर्सेस, ये भी भारत का साथ देने के लिए नहीं आएंगी। तो ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? तो आज हमने उसका एक विश्लेषण तैयार किया है। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि भारत को अमेरिका और पश्चिमी देशों का साथ क्यों नहीं देना चाहिए। पश्चिमी देशों ने हमेशा से भारत के हितों के खिलाफ काम किया है। तो पहला सवाल यह है कि पश्चिमी देशों ने, यूरोप के देशों ने और अमेरिका ने हमारा साथ कब दिया है? आप खुद सोचिए अपने मन से, इन्होंने हमारा साथ कब दिया? उदाहरण के लिए, जब भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया था, तब इन देशों ने भारत की आलोचना की थी। गलवान में जब चीन ने धोखे से भारतीय सेना पर हमला किया, तब भी इनमें से ज्यादातर देश भारत के साथ खड़े नहीं हुए थे, और जो खड़े हुए भी थे वो बहुत ही कॉस्मेटिक तरीके से खड़े हुए थे, यानी बस ऊपरी ऊपरी समर्थन दे दिया था, किया किसी ने कुछ नहीं। 1999 के कारगिल युद्ध में भी भारत को अमेरिका से समर्थन नहीं मिला था, और तब भारत चाहता था कि अमेरिका अपने सैटेलाइट्स की मदद से कारगिल में छिपे पाकिस्तान के सैनिकों की लोकेशन उसे बताए, जीपीएस टेक्नोलॉजी भारत को दे दे, लेकिन अमेरिका ने तब ये मदद देने से इनकार कर दिया था। ये बात भारत को याद रखनी चाहिए। जबकि रशिया ने हमेशा से भारत के हितों का ध्यान रखा है। इन पश्चिमी देशों ने ना तो 1971 में हमारा कभी साथ दिया है जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ, ना कश्मीर के मुद्दे पर कभी हमारा साथ दिया है, ना ही भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए हमारा साथ दिया है। कश्मीर के मुद्दे पर रशिया ने हमेशा हर बार भारत का साथ दिया है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में हमेशा भारत का साथ रशिया ने दिया है। 71 के युद्ध में रशिया ने भारत सरकार के साथ यह समझौता किया था कि वो भारत पर हुए युद्ध को रशिया पर हुआ युद्ध मानेगा। कारगिल युद्ध में भी भारत को रशिया का खुलकर साथ मिला था। तो हम ये बात कैसे भूल जाएं? इस युद्ध के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1990 तक दुनिया में दो महाशक्तियां थीं, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। ये दो धुरियां थी। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक यूनिपोलर वर्ल्ड स्थापित हुआ, जिसमें सत्ता का एक ही मुख्य केंद्र था, वो अमेरिका। यानी आप ऐसा समझिए, पहले सत्ता के दो केंद्र हुआ करते थे, दो महाशक्तियां थी कोल्ड वॉर तक, एक अमेरिका और दूसरा रशिया। लेकिन जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तो फिर पूरी दुनिया में सत्ता का एक ही केंद्र बन गया, सुपर पावर एक रह गई और वो थी अमेरिका। अब रशिया ने इस वर्ल्ड ऑर्डर को खुली चुनौती दी है और इसमें भारत का भी हित है। आप इस बात को समझिए कि पुतिन आखिर चाहते क्या हैं। पुतिन यूक्रेन तो लेना चाहते ही हैं, लेकिन साथ ही पुतिन आज चुनौती दे रहे हैं अमेरिका को, वो चुनौती दे रहे हैं नेटो देशों को, वो चुनौती दे रहे हैं यूरोपीय यूनियन को, और वो चाहते हैं कि दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम किया जाए। और अगर दुनिया में इस युद्ध के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम होता है, तो इसमें भारत का हित है या भारत का नुकसान है? क्योंकि इस युद्ध के बाद जो हम देख पा रहे हैं, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड उभर कर सामने आएगा, जिसमें अमेरिका की जो दादागिरी थी अकेले दम पर, वो समाप्त हो जाएगी। अब अमेरिका का वो प्रभाव नहीं बचेगा जो पिछले 45 साल से, हम 50 साल से देखते आ रहे हैं। अमेरिका काफी कमजोर हो जाएगा और वो अकेली सुपर पावर नहीं रहेगा। और अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, इसमें अमेरिका और रशिया के अलावा कई लोग होंगे। भारत, चीन और जर्मनी जैसे देशों की भूमिका बहुत अहम हो जाएगी। इसके अलावा इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में, मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब है कि अब सत्ता की जो केंद्र हैं, सत्ता के कई केंद्र हो जाएंगे एक की बजाय। और इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में रशिया की भूमिका भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनी रहेगी, क्योंकि जब यह नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा तो भारत भी इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में एक बहुत सक्रिय भूमिका निभाएगा।
तो भारत अब आगे की जो बड़ी चुनौती रहेगी वो ये है कि अगर इस समय भारत ने रशिया का साथ नहीं दिया तो भारत और चीन के विवाद में रशिया न्यूट्रल नहीं रहेगा, उसका झुकाव चीन की तरफ हो जाएगा। भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर प्रोग्राम में रशिया की भूमिका बहुत अहम है। रशिया ने इन चीजों में भी हमारा साथ दिया है। एक और बहुत बड़ी बात यह है कि हमारा 60% जो हथियार है भारत के पास वो रशिया से खरीदा हुआ हथियार है और हमें उसकी लगातार सर्विसिंग चाहिए, हमें उसकी स्पेयर पार्ट्स चाहिए और हमें यह भी देखना है कि उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, यानी हमें उसकी लगातार सर्विसिंग मिले, हमें स्पेयर पार्ट्स मिलते रहें और यह समर्थन रशिया हमें जारी रखे, जो कि अगर हम इस समय हमने रशिया के साथ संबंध तोड़ लिए तो यह सर्विसिंग रुक जाएगी, स्पेयर पार्ट्स रुक जाएंगे और सोचिए रशिया की तरफ से भी हथियार आने बंद हो जाएंगे। और अमेरिका तो धोखेबाज हमेशा से रहा है और अमेरिका ने भी अगर हमें हथियार देना बंद कर दिया तो फिर क्या होगा। तो एक बड़ी बात यह है कि अगर यह नया वर्ल्ड ऑर्डर बना तो इस वर्ल्ड ऑर्डर में आपको भारत, चीन, रशिया और जर्मनी जैसे देश दिखाई देंगे और भारत जो कि आज वर्ल्ड ऑर्डर में काफी नीचे है, भारत को टॉप 5 में आने का एक मौका मिलेगा और रशिया जो है वो पहले की तरह ही भारत का साथ देता रहेगा। सबसे बड़ी बात है चीन को लेकर भारत का समर्थन कौन करेगा, अमेरिका करेगा या रशिया करेगा। अमेरिका की तरफ से और दूसरे देशों की तरफ से अभी क्वाड बनाया गया है जो 4 देशों का एक संगठन है, वो भी चीन के खिलाफ बनाया गया है। लेकिन भारत को एक बार यह भी देखना होगा कि क्वाड में भारत अकेला ऐसा देश है जिसकी सीमाएं चीन से मिलती हैं, यानी जो बिल्कुल चीन के बगल में बैठा है। बाकी ये तमाम देश बहुत दूर बैठे हैं, इन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो लोग कहते हैं कि रशिया इंपॉर्टेंट नहीं है, रशिया महत्वपूर्ण नहीं है, उन्हें समझना होगा कि रशिया बहुत महत्वपूर्ण है और भारत अपने सारे फैसले अमेरिका के कहने पर नहीं ले सकता। आज दिन भर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक बयान की काफी चर्चा हुई, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि जो पश्चिमी नेता हैं ये कितनी गंभीरता से ऐसे मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं। और इस चर्चा की वजह यह है कि जो बाइडेन ने अपने भाषण में कल रात यूक्रेन में अमेरिकी सेना को उतारने का ऐलान किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने यूक्रेन के लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें यूक्रेन की बजाय ईरान के लोग कह दिया। Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. But he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. He'll never extinguish their love of freedom, and he will never weaken the resolve of the free world. यूक्रेन को युद्ध की आग में झोंकने की एक बड़ी वजह अमेरिका और यूरोपीय देश भी हैं, जो लगातार ये कहते रहे कि वो यूक्रेन के साथ हैं और उसकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो इन देशों ने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया। भारत को यहां से भी एक सीख लेनी चाहिए और इस विश्वासघात का दर्द पोलैंड में दिखाई दे रहा है, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वहां पहुंचे, क्योंकि जब वो पोलैंड की यात्रा पर थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद यूक्रेन के एक पत्रकार ने बोरिस जॉनसन को काफी डांटा और कहा कि यूक्रेन की जनता रो रही है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देश चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे हैं और रशिया पर लगाए गए उनके प्रतिबंधों का आखिर फायदा ही क्या हो रहा है। आप देखिए कि ये रिपोर्टर अचानक कैसे बोरिस जॉनसन के सामने खड़ी हो गई और उसके बाद जो कुछ इसने बोरिस जॉनसन से कहा और पूछा, उसका जवाब बोरिस जॉनसन के पास था नहीं और वो चुपचाप इस महिला रिपोर्टर की बातें सुनते रहे। You are coming to Poland. You are not coming to Kiev, Prime Minister. You are not coming to Lviv because you are afraid. Because NATO is not willing to defend. Because NATO is afraid of World War III. But it is already started. And these are Ukrainian children who are there taking the hit. You're talking about more sanctions, Prime Minister, but Roman Abramovich is not sanctioned. He's in London. His children are not in the bombardments. His children are there in London. Putin's children are in Netherlands, in Germany, in mansions. Where are all these mansions seized? I don't see that. I see that my family members, that my team members are saying that we are crying. We don't have where to run. This is what is happening, Prime Minister. तो बड़ा सवाल यह है कि जो नेटो देश हैं, यूरोपीय यूनियन है, अमेरिका है, इन्होंने अभी तक यूक्रेन के लोगों के लिए क्या किया है। ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लोकतंत्र की बातें करते हैं, इन सब ने शांति की बड़ी बड़ी दुकानें खोली हुई हैं और ये हर दुनिया में हर जगह जाकर शांति को बेचते हैं।
जैसा हमने आपको बताया, ये शांति के सबसे बड़े विक्रेता हैं और हर देश कहता है कि आप शांति मुझसे खरीदिए, और शांति खरीदने के लिए आपको पहले हमसे हथियार खरीदने पड़ेंगे और उसके बाद ये शांति के नाम पर ये तमाम देश दूसरे देशों में घुस जाते हैं, उस देश को बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, हजारों लाखों लोगों की हत्याएं हो जाती हैं और फिर उस देश को बर्बाद करके ये देश वहां से बाहर निकल आते हैं और फिर किसी दूसरे देश की तलाश में निकल पड़ते हैं और सोचते हैं कि अब अगला कौन सा ऐसा देश है जिसे बर्बाद करना है। लेकिन यह भी एक बात है कि हमेशा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, तीसरी दुनिया के देशों को ही हमेशा बर्बाद करते हैं और खुद अपने अपने महलों में बैठकर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, शांति की बातें करते हैं, लोकतंत्र की बातें करते हैं, मानवाधिकारों की बातें करते हैं। इन्होंने बड़े बड़े संगठन बनाए हुए हैं, यूनाइटेड नेशंस बना लिया है, G20 बना लिया है, G7 बना लिया है, ब्रिक्स देशों का संगठन बना लिया है, न जाने कितने सारे संगठन इनके पास हैं। लेकिन इनमें से कोई भी संगठन आज तक किसी युद्ध को रोक नहीं पाया, आज तक किसी विवाद को सुलझा नहीं पाया। और तस्वीरें आप हमेशा देखते हैं, हर साल ये सम्मेलन होते हैं, हर साल ये सेमिनार्स होते हैं, दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स इनके बारे में रिपोर्टिंग करते हैं और वहाँ ये तमाम बड़े बड़े नेता फोटो खिंचवाते हैं, कस्में खाते हैं कि हम एक साथ रहेंगे और एक दूसरे की रक्षा करेंगे, और जैसे ही इनके हितों का टकराव होता है ये सब कुछ भूल जाते हैं और जो देश मुसीबत में होता है उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे में भारत को ये देखना होगा कि भारत नॉन अलाइंड मूवमेंट का सबसे बड़ा चैंपियन रहा है। यानी भारत ने शुरू से ये देखा है कि हम जब शीत युद्ध हो रहा था तब भी भारत ने कहा कि ना हम अमेरिका का साथ देंगे ना हम रशिया का साथ देंगे, हम बीच में रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, हम दोनों धुरियों के साथ, दोनों सुपर पावर्स के साथ बराबरी के संबंध बनाकर चलेंगे और भारत ने आज भी वही किया है। तो आज बड़ा सवाल यह है कि भारत ही अकेला वो देश क्यों बने जो सबसे पहले आकर पूरी दुनिया को यह बताए कि हम किसके साथ हैं। हम क्यों बताएं कि हम किसके साथ हैं और यह बताकर हमें क्या लाभ मिलने वाला है कि हम आज ये कह दें कि हम अमेरिका के साथ हैं, या आज हम रशिया को या व्लादिमीर पुतिन को, जो हमारा पुराना दोस्त है, उसे हम नाराज कर दें। ये एक बहुत बड़ी बात है और सोशल मीडिया पर तो लोग जो भी कहते हैं वो उनके लिए लिखना बहुत आसान होता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेकिन जब डिप्लोमेसी के बारे में सोचते हैं और जहां 140 करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल हो तब बहुत सोच समझकर फैसला करना होता है। जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो लाइन ऑफ फायर में सिर्फ सैनिक नहीं होते बल्कि एक पूरे के पूरे देश की अर्थव्यवस्था भी इस दायरे में आ जाती है, उस पर भी फायरिंग होती है और इस बार भी यही हो रहा है। इस युद्ध की वजह से रशिया की करेंसी रूबल को 7 दिनों में ही बहुत नुकसान पहुंच गया है और आज की स्थिति में भारत के 1 रुपए की स्थिति रशिया के रूबल से बेहतर है। यानी रुपया रूबल पर भारी साबित हो रहा है, रूबल जबरदस्त तरीके से टूटा है। युद्ध शुरू होने से पहले 22 फरवरी को $1 लगभग 79 रूबल्स के बराबर था, लेकिन आज $1 में $1 की कीमत 109 रूबल के बराबर हो चुकी है। तो रूबल लगातार गिर रहा है, टूट रहा है। सरल शब्दों में कहें तो अगर आपके पास $1 है तो आप इसे रशिया की करेंसी में एक्सचेंज कराते हैं तो इसके बदले आपको $1 के लिए 109 रूबल मिल जाएंगे, जबकि 10 दिन पहले तक $1 के बदले 80 रूबल ही मिलते थे। यानी उसकी जो वैल्यू है वो लगातार कम हो रही है। अगर रुपए से रूबल की तुलना करें तो युद्ध शुरू होने से पहले 22 फरवरी को $1 लगभग 1 रूबल के बराबर था। यानी रूबल और रुपए की वैल्यू बराबर थी, लेकिन अब $1 लगभग 1.5 रूबल के बराबर है। चौदह के बाद व्लादिमीर पुतिन ने भले ही रशिया की सीमाओं का विस्तार किया हो, लेकिन वो रशिया की करेंसी को मजबूत नहीं कर पाए, क्योंकि आज जिस रूबल की हालत रुपए से भी कमजोर है, वही रूबल वर्ष 2014 में दुनिया की सबसे मजबूत करेंसियों में से एक था। उस समय $1 30 रूबल के बराबर था और आज $1 109 रूबल के बराबर है। रूबल के अलावा इस युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें $113 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। पिछले 11 साल में यह कच्चे तेल की अब तक की सबसे ज्यादा कीमत है और इसका मतलब यह है कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भारत को इनके इंपोर्ट पर और ज्यादा पैसा चुकाना होगा, क्योंकि और महंगे दाम पर इसे खरीदना होगा और इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा। आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस समेत दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हो जाएंगे हमारे अपने देश में। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी तो जरूरी सामान का ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाएगा। यानी अगर पेट्रोल डीजल बढ़ा तो फिर हर चीज, हर वस्तु महंगी होगी, सब्जियां, फल, दूध वगैरह सब कुछ।
अगर अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा रशिया के एनर्जी सेक्टर पर प्रतिबंध बढ़ाए जाते हैं तो इससे आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतें ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच जाएंगी और ये कीमतें $130 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकती हैं। इस युद्ध के बीच एक खबर की दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है और वो ये कि अल्कोहल ड्रिंक वोडका, उसका भविष्य अब क्या होगा। आप तो जानते हैं जब भी रशिया के बारे में बात होती है तो वोडका की बात जरूर होती है और आज भारत जैसे देश में भी बहुत सारे लोगों की जो फेवरेट ड्रिंक है वो वोडका है। दुनिया में ज्यादातर देशों में अचानक से वोडका की बिक्री घट गई है और लोग रशिया का विरोध करने के लिए अब वोडका को नहीं खरीद रहे हैं, वोडका का भी बहिष्कार कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ देशों ने रशिया में बनी वोडका पर कड़े प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। इन देशों में अमेरिका, फिनलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया जैसे छोटे देश भी हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की 3 बड़ी अल्कोहल रिटेल चेन्स ने अपने सभी स्टोर से रशिया में बनी वोडका को हटा दिया है और वहां पर यूक्रेन के झंडे लगा दिए हैं और लोगों से अपील की है कि वो रशिया में बनी वोडका ना खरीदें। वोडका को रशिया की ट्रेडिशनल अल्कोहल ड्रिंक माना जाता है। 14वीं शताब्दी में जब पोलैंड और यूक्रेन जैसे देश रूसी साम्राज्य का हिस्सा होते थे, उस समय पहली बार वोडका की खोज पोलैंड में हुई थी। इसके बाद यह ड्रिंक रूसी साम्राज्य में इतना लोकप्रिय हुआ कि लोगों ने इसे अपने घरों में बनाना सीख लिया और 20वीं शताब्दी में सोवियत संघ के विघटन के बाद रशिया ने इसे अपनी एक सॉफ्ट पावर के तौर पर स्थापित कर लिया। आज बहुत सारे लोग रशिया मतलब वोडका समझते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने वर्ष 1994 में एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि जब भी मॉस्को में बड़े आयोजन होते हैं तब रशिया के नेता उन्हें वोडका पीने पर जोर देते हैं। उस समय रिचर्ड निक्सन ने यह सलाह दी थी कि अमेरिका के नेताओं को रशिया के वोडका के प्रभाव में नहीं आना चाहिए क्योंकि ऐसा करके रशिया अमेरिका से अपनी सभी शर्तों को मनवा सकता है। यानी रशिया के जो नेता हैं वो अमेरिका के नेताओं को वोडका पिला देंगे और उनसे सारे जो उनके मांगे हैं, शर्तें हैं, मनवा लेंगे। इसके अलावा जब पुतिन केजीबी में बतौर एजेंट काम किया करते थे तब उन्होंने एक पत्रकार से कहा था अगर किसी इंसान से कोई काम कराना हो तो उनके पास इसके लिए 3 तरीके हैं। पहला है उसे ब्लैकमेल करो, दूसरा है वोडका पिला दो और तीसरा है उसे जान से मारने की धमकी दो। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.